वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ेंगे जो कि रॉलेट एक्ट आने के बाद हुआ था। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो डेली दोपहर 1 बजे आप मेरे साथ ये क्लास देख सकते हैं और आप देखेंगे इसके साथ साथ जो रात को 9 बजे क्लास आ रही है वो प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ आप डेली दोपहर 1 बजे देख सकते हैं और रात को 9 बजे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी हिस्ट्री की ही क्लासेस चल रही हैं। इसकी PDF प्राप्त करनी है, अदर कोई क्लास आपको ज्वाइन करनी है जैसे कि आप UPPCS, RO या फिर अदर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिना देर के आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को डाउनलोड करके आप अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सिलेक्शन के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है जिसमें आपको डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, PDF नोट्स दिए जा रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल कैसा भी पेपर आ जाए इसके लिए आप प्रिपेयर हो सकते हैं। और बहुत से बच्चे मुझसे ये भी बोलते हैं कि मैम फ्री में कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि आप अगर पेड कोर्स नहीं ले सकते हैं तो मैंने शॉर्ट्स में आपको बताया है कि कैसे आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बिना 1 रुपये खर्च किए आप अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। अभी ठीक ठाक टाइम है आपके एग्ज़ाम को, या चाहे UPPCS हो या फिर RO का एग्ज़ाम हो, ठीक ठाक टाइम है और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और उन वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देख करके अपनी तैयारी करते रहिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड देखना है हमें जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सब हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, जलियांवाला बाग जो है ये अमृतसर पंजाब राज्य में स्थित है और इस स्थान पर 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों की सेनाओं ने भारतीय प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर बड़ी संख्या में उनकी हत्या कर दी थी। और इस हत्यारी सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कौन कर रहा था? जनरल डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड आज भी ब्रिटिश शासन के जनरल डायर की कहानी कहता नजर आता है जब उसने सैकड़ों निर्दोष देशभक्तों को अंधाधुंध गोलीबारी कर मार डाला था और ये तारीख आज भी विश्व के बड़े नरसंहारों में से एक के रूप में दर्ज की गई है। जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार ने भारतीयों और कई ब्रिटिशों को भी झकझोर दिया। भारत के विदेश मंत्री एडविन मॉन्टेग्यू ने आदेश दिया कि इस मामले की जांच के लिए एक जांच समिति बनाई जाए। तो जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ भी तो इसके लिए अगर एक समिति बनाई भी गई लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने हत्या जांच समिति की गठन की घोषणा की जिसे और अधिक व्यापक रूप से और विभिन्न रूप से हंटर कमेटी या फिर हंटर आयोग के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अध्यक्ष था विलियम हंटर। पूर्व सॉलिसिटर जनरल था ये स्कॉटलैंड और स्कॉटलैंड में कॉलेज ऑफ जस्टिस के सीनेटर भी थे। इस आयोग का उद्देश्य था बॉम्बे, दिल्ली और पंजाब में हाल की गड़बड़ियों की जांच करना और उनके कारणों और उनके साथ सामना करने के उपाय को करना था। इन सदस्यों में 3 भारतीय भी शामिल थे, सर चिमनलाल हरिलाल सीतरवाड़। ये बॉम्बे विश्वविद्यालय के कुलपति और बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधिवक्ता थे। इसके अलावा दूसरे व्यक्ति थे पंडित जगत नारायण, ये वकील थे और संयुक्त प्रांत के विधान परिषद के सदस्य थे। और तीसरे व्यक्ति थे सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद जो कि ग्वालियर राज्य के वकील थे। सबसे पहले तो लोगों को दुखी किया इस जलियांवाला बाग हत्याकांड ने, लेकिन जब ये हंटर समिति बनी, हंटर आयोग बना और इसकी रिपोर्ट सामने आई, उसे देखकर भी लोगों का दिल और दुखी हो गया, क्योंकि इसके लिए जो जिम्मेदार था जनरल डायर, उसको अपने अपराध के लिए सिर्फ नौकरी से हटाया, लेकिन जो ब्रिटिश अखबार थे इन्होंने इसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक भी कहा था। इसे शेर कह के पुकारा गया, मान की तलवार कह कर के पुकारा गया। आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में भी। तो ये कुछ घटनाएं थी ब्रिटिशर्स की जो देख करके बहुत ही ज़्यादा उस समय क्रांतिकारियों का खून खौल उठा। और इसके बाद आप देखेंगे असहयोग आंदोलन भी शुरू होता है जो अगली वाली क्लास में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की प्रतिक्रिया स्वरूप आप देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर 13 अप्रैल 1919 को जो ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई थी नाइटहुड की उपाधि उसे लौटा देते हैं। शंकरन नायर जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। ये जो हंटर कमीशन बना इसके बारे में भी जान लीजिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड तो हुआ 13 अप्रैल 1919 को और इसी की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था। और इस कमीशन में अभी हम लोगों ने देखा 3 भारतीय थे, एस सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान। इन भारतीयों के नाम जरूर याद कर लीजिएगा
अगर आपको पेपर में स्टेटमेंट वाइज दिया गया तो आपको गलत नहीं करना है कि इसमें 3 व्यक्ति कौन कौन थे, 2 सही दिए जाएंगे, एक कोई उसमें दूसरे डाल दिए जाएंगे, तब आप इसमें कंफ्यूज ना होने पाए, इसलिए ढंग से याद कर लीजिए। कमीशन ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया था। और ये जो जनरल डायर था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा, किंतु जो ब्रितानी अखबार थे उन्होंने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा। ब्रितानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि भी दे दी थी, लेकिन ऊधम सिंह ने इसका बदला लिया। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता थे ऊधम सिंह। इन्होंने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर इनकी लंदन में हत्या कर दी थी और इसके लिए उन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया था। अगले व्यक्ति हैं महात्मा गांधी। इन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य किया और इनको ही ये कार्य सौंपा गया था, इसलिए इन्होंने इस कार्य को पूरा किया। इस जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दे दी थी। दीनबंधु C.F. एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था और चार्ल्स फ्रीर एंड्रूज को दीनबंधु के नाम से भी जाना जाता है। इनका नाम याद कर लीजिएगा और यह नाम उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए महात्मा गांधी ने दिया था। रॉलेट एक्ट, इसके बारे में जान लीजिए। ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड वर्ष 1916 से 1921 के मध्य भारत के वायसराय रहे थे और इन्हीं के कार्यकाल में ये रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट क्या था? इसमें बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाता था या काला कानून कहा जाता था, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार कर सकती थी और इसके विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव भी दिया था। द अनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में रॉलेट एक्ट कहा जाता था और यह एक्ट न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझाव के आधार पर पारित किया गया था। और अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम यह था कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध इन्होंने वर्ष 1919 में प्रारंभ किया था सत्याग्रह। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंच का उपयोग किया था। पहला तो होम रूल लीग था, दूसरा खिलाफत था और तीसरा सत्याग्रह सभा थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हमें असहयोग आंदोलन पढ़ना है, लेकिन इसी के साथ खिलाफत आंदोलन भी शुरू हुआ। तो खिलाफत आंदोलन क्या था वो इसी क्लास में समझ लीजिए। अगली क्लास में हम लोग असहयोग आंदोलन कवर करेंगे। तो 1919 से 1922 के दौरान अंग्रेजों का 2 जन आंदोलन, एक तो खिलाफत था और दूसरा असहयोग के माध्यम से विरोध किया गया था। हालांकि दोनों आंदोलन अलग अलग मुद्दों से उभरे, किंतु उन्होंने एक सामान्य कार्यक्रम को अपनाया जो अहिंसक और गैर पक्षपाती था। खिलाफत का जो मुद्दा था वो प्रत्यक्ष रूप से भारतीय राजनीति से जुड़ा नहीं था, लेकिन इसने आंदोलन को तत्काल पृष्ठभूमि प्रदान की और अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने का एक अतिरिक्त लाभ भी दिया था। और इस अखिल भारतीय खिलाफत समिति की जो अध्यक्षता है 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी ने की थी। इसका जब पहला अधिवेशन होता है 1919 में, तो महात्मा गांधी इसकी अध्यक्षता भी करते हैं। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली थे, मोहम्मद अली थे, अब्दुल कलाम आज़ाद थे, हकीम अजमल खान थे, हजरत मोहानी थे और डॉक्टर अंसारी भी इसमें शामिल थे। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो मुख्यतः अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में होने वाली जो खिलाफत कमेटी का सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता प्रदान की गई थी महात्मा गांधी को और दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन से खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिल गया था। हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी कुल मुल्क की पदवी त्याग दी थी और यह पदवी ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1908 में प्रदान की गई थी। नेक्स्ट व्यक्ति हैं मोहम्मद अली जिन्ना। इनके बारे में जान लीजिए। ये विरोध कर रहे थे खिलाफत आंदोलन का, क्योंकि उन्होंने गांधी जी को राजनीति में धर्म को बीच में न लाने की सलाह दी थी। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को और प्रोत्साहित न करें। मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूं और खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख जो सहयोगी थे उसमें मौलाना मोहम्मद अली थे, शौकत अली, यहाँ पर अबुल कलाम आज़ाद होगा, हकीम अजमल खां थे और हजरत मोहानी खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे।
सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का जो प्रमुख मुद्दा था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड था और उसके साथ में खिलाफत आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे और उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था, तो आपको मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय का नाम याद रखना है। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था सितंबर 1919 में। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर माना था, अतः इस आंदोलन का जो परिणाम था वो हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में सामने आया। तुर्की के प्रश्न पर ब्रिटेन के प्रति जो आक्रोश था, इससे मुसलमानों को हिंदुओं को समीप ला दिया था। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद में प्रवचन से स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू मुस्लिम एकता पर लगभग 30,000 मुस्लिमों के समक्ष भाषण दिया था। तो ये जानकारी हो गई खिलाफत आंदोलन की। आज हमने कवर किया जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके साथ साथ खिलाफत आंदोलन, और इसी के साथ कैसे असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, उससे कौन कौन से व्यक्ति जुड़े थे, वो हम लोग कल वाली क्लास में कवर करेंगे। पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड तो वो भी देख लीजिए। सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, अपडेट कर दी गई है, आप सारी क्लासेस ध्यान से देख सकते हैं। इसके साथ में आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं, डिटेल एनालिसिस चाहते हैं, फुल क्लास पाना चाहते हैं, तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके आप अपना कोर्स या फिर PDF परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करना है, 20% डिस्काउंट तुरंत आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। अगली क्लास आपको देखनी है तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। धन्यवाद।